हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग आज एक नया केस समझेंगे। देखिए, मेरे पास जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनके मुकदमे आते हैं और उनकी एफआईआर का वर्जन क्या होता है, उनकी तहरीर में क्या लिखा होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि आपके साथ ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जिनको मुकदमे लिखाते हैं आपके विरुद्ध वो क्या क्या धाराएं लगाकर आपके विरुद्ध मुकदमे लिखा सकते हैं। जनरली बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं महिला विरोधी हूँ और महिलाओं के विरुद्ध वीडियोज बनाता हूँ, तो डेफिनेट आप गलत हैं। आपको ये सोचना चाहिए दैट आई एम अ लॉयर एंड मेरे पास जिस टाइप के केसेस आएंगे मैं डेफिनेटली उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ना मैं किसी महिला का विरोध कर रहा हूँ, ना किसी पुरुष का समर्थन कर रहा हूँ। जो गलत है उसको मैं गलत कहता हूँ और बहुत सारे महिलाओं के भी केस मेरे पास चल रहे हैं, चाहे वो 498A के मैटर्स हों, चाहे 376 के मुकदमे हों या अन्य मामले हों। तो इसलिए बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जो है मैं महिला विरोधी या अन्य चीज़ों में संलिप्त हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल जो एफआईआर लिखाने का प्रोसीजर है, वो सिस्टम है, वो एकदम अलग तरीके का है। लोगों ने एक अपने मन में माइंडसेट बना लिया है कि हमको कुछ भी हो जाए एफआईआर को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको नहीं लिखना है। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ। हमारे एक क्लाइंट है जो डिस्ट्रिक्ट उनकी जो पड़ती है प्रतापगढ़, उनके द्वारा एक व्यक्ति की मदद करी गई, अपने जो है मित्र की और उनकी माताजी की मदद करी गई कि उनको अपनी बहन की शादी करनी थी और बहन की शादी में तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्च उनकी हैसियत के हिसाब से आ रहा था। तो उनके मित्र ने उनकी मदद करी और उन्होंने उसको पैसा दिया, तकरीबन 2.5 लाख रुपए नकद दे दिए और 2.5 लाख रुपए उनको अकाउंट में दे दिए। अब 2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में तो चले गए और 2.5 लाख नगद वाले चले गए। अब 2.5 लाख नगद वाले का तो कोई हिसाब किताब नहीं, उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि अगर पैसे मांगोगे तो तुम्हारे विरुद्ध हम SC/ST एक्ट में और 373 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे लिखा देंगे। क्योंकि उनके मित्र गुप्ता जी थे, तो गुप्ता जी के ऊपर SC/ST वो लगा आसानी से सकते थे क्योंकि वो उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सीन ये हो रखा हुआ है कि उस लड़के ने पैसा भी दिया और वो लड़का अब जेल की सलाखों के पीछे भी जाने वाला है। कहानी है कि सबसे बड़ी कि उनके ऊपर जो है मुकदमा जो लिख गया है पॉक्सो में भी लिखा हुआ है। अब पूछो कैसे कि यार लड़की की शादी कर दी, लड़की मतलब मेजर एज की होगी, उसकी उम्र ज़्यादा होगी, तो पॉक्सो में शादी कैसे, पॉक्सो में कैसे मुकदमा रजिस्टर हो गया। अब कहानी यहाँ पर यह है कि उन्होंने दिखाया हुआ है कि गुप्ता जी उस लड़के के घर लगातार आते थे और उसकी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और ये 4 साल पहले से लगातार करते चले आ रहे थे। यानी कि आज की डेट में 18-19 साल उनकी उम्र होगी क्योंकि रिसेंटली शादी हुई है और 4 साल पहले मतलब उसको 14 साल पहले मत के अराउंड उसको दिखा दिया, 4-5 साल पहले। अब आप अंदाजा लगा सकते हो ये क्यों 14 साल की एज से इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का दिखाया गया, ताकि 376(2)N लगाई जा सके और ताकि पॉक्सो 6 लगाया जा सके। क्योंकि पॉक्सो 6 लग जाएगा तो कम से कम 20 साल की सजा सुनिश्चित हो जाएगी, या उम्र कैद हो सकती है। तो ऐसी धारा में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। 376 तो लगता ही लगता है, 376(2)N लगता है, 323 तो लगा ही लगा है। और दूसरी चीज 452 भी पुलिस ने लगाया हुआ कि उनके घर में घुसकर उन्होंने ऐसे कृत्य करे हुए हैं। एफआईआर के वर्जन में क्या लिखा हुआ है कि हमारे घर आते थे और उसके बाद हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और किसी से मैं बताने की कहती थी तो मुझे जान से मारने की धमकी दे देते थे। इसी आशय के साथ मैं किसी को बता न सकी, लेकिन अब जो है मैं बताने में सक्षम हूँ। अब आप सोच लीजिए, इतनी डिले एफआईआर अगर है, इतनी ज़्यादा डिले एफआईआर है और पुलिस इस पर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कर रही है, तो पुलिस क्या कर सकती है बेचारी। मैं यहाँ बिल्कुल सोचता हूँ क्योंकि पुलिस तो मजबूर है, उसको एफआईआर लिखनी ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि आप कॉग्निजिबल सेक्शन में एफआईआर देने जाओगे, लेकिन किसी प्रकार का एविडेंस तो एटलीस्ट इस एफआईआर में देना चाहिए ना कि 376 या पॉक्सो में या SC/ST एक्ट में कोई भी गया, मुंह से खोला और बोला तो उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गई। इज दिस करेक्ट? बिल्कुल नहीं सही है, ये डेफिनेटली गलत है। और इस कंडीशन में आदमी की पूरी लाइफ फेल हो जाती है। अब उनको पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं कि हम तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, हम जानते हैं तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, तुमने पैसा दिया है, ऑनलाइन पैसा दिया है, ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी पुलिस कहती कि मैं इसके विरुद्ध चार्जशीट लगाऊंगा। क्योंकि अगर हम इसमें इसके एविडेंसेस को कंसिडर कर लेंगे तो चार्जशीट नहीं लगा पाएंगे। अब आप अंदाजा समझ लीजिए, वहाँ लोअर कोर्ट वाले वकील साहब को ये चाहिए कि उनके सारे एविडेंसेस को केस डायरी का पार्ट बनवा दें और थ्रू कोर्ट बनवा दें या SP के थ्रू रूट करवा दें, वो अलग की बात है, उस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन ये टेंडेंसी देख लीजिए लोगों की क्या हो गई कि जिसने मदद करी है उसी को नष्ट कर दो। छोटा सा पैसा जो जिंदगी में आप अगर मेहनत करोगे तो लिटरली बोल रहा हूँ 5-7 लाख रुपए आप एक महीने में कमा लोगे, लेकिन
आपकी लाइफ क्या हो गई? आप एक नरभक्षक हो गए, आप अच्छे भले इंसान का जीवन नष्ट कर दे रहे हो। जिस बहन की तुम्हारे शादी हो चुकी है उस बहन को तुमने डिफेम कर दिया, और वो बहन भी संलिप्त हो गई कि हमारे मम्मी को जो है या भाई को परेशानी ना हो। मतलब 2.5 लाख रुपए तुमने उसके नगद मार लिए, 2.5 लाख रुपए तुमने इस तरह मार लिए। अब कहानी यहाँ पर ये है, अब कहानी यहाँ पर ये कि अब उनको चाहिए इनसे 10 लाख रुपए, एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीज चाहिए ये केस विड्रॉ करने के लिए। वो 5 लाख तो गए ही, और यहाँ पर 10 लाख रुपए चाहिए। बाकी वकील साहब यहाँ बैठे लाख रुपए लेने के लिए, उनकी फीस हो जाएगी, नीचे लड़ेगा उसकी फीस हो जाएगी। उसके पास बचा क्या? उसके पास बचा क्या? उसके पास बचा कुछ नहीं, उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आदमी मदद भी क्यों करना चाहेगा किसी व्यक्ति की? देखो यार, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब मत रखो, क्योंकि झूठे मुकदमे लिख जाने का सबसे बड़ा रीज़न आज की डेट में जो है, मैं देख रहा हूँ, वो पैसा है। आप किसी को पैसा देते हो, पैसा वापस चाहते हो, वो वापस मिल नहीं सकता, उसी में आपके ऊपर मुकदमे लिख गए, आपका जीवन नरक हो गया। आप करोगे क्या? ये सब कंडीशंस हैं। तो इन सब कंडीशन से निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलोगे, नहीं अलर्ट रहोगे, तो चीज़ें सब गड़बड़ा जाएंगी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। और देखो, जो भी ये सारे के सारे घटनाएं रियल है, मैं इसमें कुछ भी फिक्सिशियस तरीके से नहीं बताता हूँ। जो एफआईआर मेरे पास आती, जो क्लाइंट आया, एफआईआर कॉपी है, हाँ, मैं नाम, नंबर, आइडेंटिटी इसलिए नहीं डिस्क्लोज करता हूँ कि क्लाइंट का निजता का सवाल है और उसकी प्राइवेसी वॉयलेट करना जो बिल्कुल सही नहीं है, एथिकल नहीं है, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं है। बस ये है कि हमारी ये भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को आगाह करें कि भाई साहब, इस तरीके की चीज़ें हो रही सोसाइटी में, इस तरीके से समाज में हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो समझ लीजिए सिमिलैरिटी आपके केस में भी होगी और आपके साथ भी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इस लड़के को हम कोशिश करेंगे कि गिरफ्तार ना हो, क्योंकि इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रखा हुआ है और रिकवरी करने के लिए बार बार उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे भी बोला है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन मैसेजेस में उन्होंने भेज रखा हुआ है कि मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन उस लड़के ने कोई रिप्लाई नहीं किया, अपोजिट पार्टी ने। और उसमें मौन स्वीकृति एक तरीके से मैं उसको साबित करने की चेष्टा करूंगा, और इसमें इस लड़के को रिलीज कराने की पूरी कोशिश रहेगी कि इसकी अरेस्ट ना हो। अरेस्ट पूरी प्रोबेबिलिटी रखेंगे हम कि मिल जाए किसी तरीके से। गारंटी हालांकि कुछ भी नहीं होती इसमें, वकालत में गारंटी कोई नहीं। आप बहुत सारे लोग कहते हो साहब मुकदमे में गारंटी क्या होगी? गारंटी वारंटी मुकदमे में कुछ भी नहीं होती है। सिंपल सी बात ध्यान रखो, आपके सबूत क्या है और वकील साहब का प्रेजेंटेशन कैसा है, उसी बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि गारंटी, आप जिस महिला के साथ लगातार रिलेशनशिप में थे, जिसने आपके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, या आपने जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, आपने उसको तोड़ दिया, उसमें कोई गारंटी नहीं दे पाए, तो हमसे मुकदमे में गारंटी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसलिए गारंटी कुछ नहीं है। हाँ, चीज़ें होने की वाली रहेंगी तो डेफिनेटली कराई जाएंगी। बाकी उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला। थैंक यू, जय हिंद।